So, welcome back. And we were discussing the topic of autonomic nervous system, and a number of students have requested me that you please give a brief account of the autonomic nervous system in a pictorial way so that it is very easy to understand. So, in today's lecture, we will try to discuss the autonomic nervous system in only pictures. We will be not be taking on the way in which we were discussing the things in written format. तो जितना भी जो तुम स्लाइड्स देखोगे आज वो मैक्सिमम उसमें पिक्चर्स है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखो क्या है। देखो, सबसे पहला चीज तुमको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर समझना है ना, तो तुमको एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आखिर नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड कैसा है। उसके बाद तुम उसका ऑटोनॉमिक डिवीजन को अच्छा से समझ पाओगे। सेकंड, तुमको न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम अच्छे से याद होना चाहिए कि सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ये सब में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये कौन है और ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना, तब तुमको क्या है फॉलो करने में आसानी होगा। तो देखते हैं, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के ये बनता है पूरा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो डिवीजन है, एक इफरेंट डिवीजन है और एक एफरेंट डिवीजन है। एफरेंट डिवीजन क्या है कि कोई भी स्टिमुलस को लेकर के आता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, और इफरेंट डिवीजन क्या करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इफेक्टर ऑर्गन की तरफ वो सिग्नल भेजता है। जैसे मान लो कि अगर किसी को निडल प्रिक होता है, तो निडल प्रिक का जो स्टिमुलस है वो एफरेंट डिवीजन लेकर के आएगा, और फिर जो हाथ पेशेंट या कोई पर्सन पीछे खींच रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन हाथ पीछे का जो है वो कौन ला करके देगा, इफरेंट डिवीजन देगा, है ना। तो क्या बनता है, ये इस तरह का एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है। उसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोगों का इफरेंट और एफरेंट का क्या सिस्टम है कि जैसे मान लो कि अगर कोई सांप देख ले रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो सांप देखेगा तो उसके दिमाग में दो रिस्पॉन्स आता है। एक होता है फाइट, दूसरा होता है फ्लाइट। तो या तो वो लड़ाई करेगा उससे, है ना, उसको डंडा लाएगा मार देगा, या फिर वो सांप देख के भाग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ही उसको क्या है, सिंपैथेटिक सर्ज चाहिए, मतलब उसका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, है ना, उसका जो ऑर्गन का परफ्यूजन है वो बढ़िया होना चाहिए, उसका प्यूपिल्स डायलेट करना चाहिए सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इनटू हिज और हर आईज, है ना। तो ये सारी चीजें के लिए जो सांप जैसे वो देखा तो वो रिस्पॉन्स जो है वो एफरेंट डिवीजन लेकर के आ रहा है, और फिर ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा, और उसके थ्रू इफरेंट डिवीजन जो है ये सारा चीज, मतलब प्यूपिल का डायलेशन का सिग्नल, हार्ट रेट को बढ़ाने का सिग्नल, वो सब किससे जाएगा, वो इफरेंट डिवीजन से जाएगा। ठीक है ना, तो इफरेंट डिवीजन में से हम लोगों का क्या है, मेन नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस पे बेस्ड है, इफरेंट डिवीजन पे बेस्ड है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का तीन मेन ब्रांचेस है। वन इज योर एंटरिक, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हम लोगों का कंट्रोल करता है, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, और तीसरा है सिंपैथेटिक। ठीक है ना, तो कैसे ओरिजिनेट कर रहा है, देखो, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड है, और सेल बॉडी से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स अराइज करते हैं। ठीक है ना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स फिर गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर में एंड करते हैं, और वहां से फिर क्या होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आता है जो न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर को लेकर के इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है। अब इसका लेंथ जो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखा गया है कि सिंपैथेटिक डिवीजन का अलग होता है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का अलग होता है। उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं बहुत बार कि ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इसमें बड़ा है तो ये इस डिवीजन में जाएगा, और इसमें छोटा है तो ये इस डिवीजन में जाएगा। ठीक है ना, मगर बेसिक स्कीम यही रहेगा कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेगा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से होते हुए गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर तक पहुंचेगा, वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर पे, और फाइनली इफेक्टर ऑर्गन में हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग एक पिक्चर देखते हैं जिससे हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को समझ पाएंगे। देखो, अभी जो मैं बात तुम लोगों को बता रहा था उसको अगर पिक्चर में देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी तुम अप्रिशिएट कर सकते हो। देखो, जो डॉटेड लाइन है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक डिवीजन के रेड कलर में। ठीक है ना, तो रेड कलर में जो दिख रहा है रेड डॉटेड, ठीक है, रेड डॉटेड क्या है, वो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, और कंप्लीट लाइन जो है रेड कंप्लीट जो है वो क्या है तुम्हारा, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम देखो कि सिंपैथेटिक डिवीजन का जो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो डॉटेड है वो तुम देखो कि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फिर लंबा है। वहीं अगर तुम इसका देखोगे, जो हम लोगों का क्या है, क्रेनियोसैक्रल और थोरैकोलुम्बर होता है, तो थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो जो है वो सिंपैथेटिक डिवीजन का तुम देखो कि इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स काफी बड़े हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या है, चेंज हो जा रहे हैं लेंथ में, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो कि हम लोगों का जो सिंपैथेटिक डिवीजन है, जिसको कि हम लोग थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो भी बोलते हैं, वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है एज पर द साइज ऑफ द गैंग्लियंस, है ना, और फिर जा करके एंड करता है रिसेप्टर में। वहीं अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का देखें तो ऑलमोस्ट जितना प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो बहुत लेंदी है ना, और वो जा करके उसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है ऑलमोस्ट जाके उस इफेक्टर ऑर्गन पे ही एंड कर रहा है। जैसे मान लो वेगस नर्व है, जो 10th क्रेनियल नर्व है, वो ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या होता है, जा करके इंटेस्टाइन में जा करके वो एंड कर जाता है और वहां पर क्या करता है, वो उसका सिग्नल वहां पर पहुंचाता है, देख रहे हो। तो जो प्री गैंग्लियोनिक है वो बहुत लेंदी है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो बहुत छोटा है। तो ब्लू में जो डिपेक्ट किया हुआ है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, और डॉटेड ब्लू जो है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, और कंप्लीट लाइन जो है वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को सप्लाई होते हैं, और ये एक तरह से समझ लो कि क्या है, स्केल है ना, एक तरह का बैलेंसिंग स्केल है, जहाँ पे एक बढ़ेगा तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम होना पड़ेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, इसी के थ्रू हम लोगों का बॉडी क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। तो अब ये पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं कि रेड जो है सिंपैथेटिक एक्शन दिखा रहा है और ब्लू पैरासिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले हम लोग आई देखते हैं, ठीक है। तो आई में जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस होगा रेडियल मसल्स का, जिसके कारण प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, मोर आई लाइट कैन एंटर द आईज, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होगा, हेल्प होगा। बट वही अगर तुम देखो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस स्फिंक्टर मसल, जिसके कारण क्या होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स, जिसके कारण लेंस अकोमोडेट्स फॉर द नियर विजन, मतलब कि नजदीक का देखने के लिए तैयार होता है। वही तुम्हारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक डिवीजन का फार विजन के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करता है। अगर हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड्स का देखें तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का स्टिमुलेशन के कारण क्या होगा, टीयर्स होगा, है ना। सेक्रीशन को बढ़ा देने वाला जितना भी चीज होगा वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से आएगा, चाहे वो सलाइवेशन हो, लैक्रिमेशन हो, यूरिनेशन हो, है ना। ये सब किसके कारण होता है, इज ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ एसिटिल कोलिन विच इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। प्री और पोस्ट दोनों जगह वो होता है। उसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड में अगर तुम देखोगे तो सिंपैथेटिक डिवीजन का स्टिमुलेशन के कारण जो सलाइवा है वो हम लोग का थिक और विस्कस हो जाता है, जबकि अगर पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो कॉपियस और वाटरी सेक्रीशन हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट सेक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है ना। सेम अगर ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स का हम लोग बात करें तो सिंपैथेटिक डिवीजन से क्या होता है, डायलेटेशन हो जाता है, सो दैट मोर एयर कैन एंटर, है ना, वी कैन रन अवे फ्रॉम अ सिचुएशन और वी कैन फाइट, सो दैट ब्रोंको डायलेशन इज देयर, है ना। डायलेशन होने से क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा। और अगर मान लो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का होगा तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। सेक्रीशंस यहाँ पे भी ध्यान से देखो, पैरासिम्पैथेटिक जैसे स्टिमुलेट हुआ सेक्रीशंस एनहेंस्ड हो गया, ठीक है। हार्ट में अगर हम लोग देखें तो हार्ट का सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा। वही पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करेगा, हार्ट रेट को घटाएगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को घटाएगा, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला सिंपैथेटिक डिवीजन ही उसमें काम करता है, तुम देखो देयर इज नो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, एड्रेनलिन का सेक्रीशन को बढ़ा देता है। तो सेक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इज इंक्रीज्ड बाय एड्रिनल मेड्यूला ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। किडनी में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा, सेक्रीशन ऑफ रेनिन, है ना, बीटा 1 इंक्रीज करेगा और अल्फा 1 क्या करेगा, उसको डिक्रीज करता है सेक्रीशन ऑफ रेनिन को। सो बीटा रिसेप्टर्स एंड अल्फा रिसेप्टर्स बोथ आर प्रेजेंट इन किडनी।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर सिंपैथेटिक डिवीजन का स्टिमुलेशन होगा तो मोटिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टोन घट जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा स्फिंक्टर्स का, जिसके कारण यूरिन और स्टूल पास करना डिफिकल्ट होगा। जबकि ये अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो इंक्रीज्ड मसल मोटिलिटी और टोन होगा। सेम अगर यूरेटर या ब्लैडर का हम लोग बात करें तो अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो रिलैक्सेशन होता है डिट्रूसर और कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्राइगोन ऑफ स्फिंक्टर का। वहीं ठीक उल्टा होगा तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक में, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा डिट्रूसर का और रिलैक्सेशन होगा ट्राइगोन और स्फिंक्टर का। तो बहुत बार एक चीज को भी तुम याद करके परफेक्टली उसका ठीक उल्टा तुम चाहो तो तुम किस में लिख सकते हो, पैरासिम्पैथेटिक में लिख सकते हो। यूट्रस का रिलैक्सेशन कराता है तुम्हारा सिंपैथेटिक डिवीजन, ब्लड वेसल्स का डाइलेटेशन कराता है सिंपैथेटिक डिवीजन, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्प्लैंक्निक सर्कुलेशंस में कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि स्टिमुलेशन किस टाइप का आ रहा है और क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बॉडी उस तरह का स्टिमुलेशन देता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा। मेल जेनिटेलिया का अगर बात करें तो स्टिमुलेशन जो है सिंपैथेटिक डिवीजन का क्या कराता है, इरेक्शन कराता है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन क्या कराएगा, इरेक्शन कराएगा। तो इजैकुलेशन इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलेशन इरेक्शन इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है ना। तो फाइट और फ्लाइट स्टिमुलस ये किसका है मेन, ये सिंपैथेटिक डिवीजन का रिस्पॉन्स है ना। सिंपैथेटिक आउटपुट डिफ्यूज बिकॉज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में इनर्वेट मोर देन वन ऑर्गन। तो फाइट या फ्लाइट स्टिमुलस लाने वाला कौन है, सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसी तरह से रेस्ट और डाइजेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इज नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड मोड में अगर तुम हो तो तुम्हारा कौन सा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड होगा, पैरासिम्पैथेटिक। वही एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई वाइवा हो रहा है, कोई डेंजरस सिचुएशन है, तो उस टाइम में क्या स्टिमुलेटेड रहेगा, सिंपैथेटिक। So parasympathetic output discrete because postganglionic neurons are not branch but are directed to a specific organ। और ये दिखा रहा है कि sympathetic and parasympathetic often oppose each other। तो जितना हम लोग अभी तक देखे हैं उसमें अपोजिंग फंक्शंस भी हम लोग समझे अच्छे से। ठीक है, तो अब एफरेंट इन्फॉर्मेशन अगर आ रहे हैं, मान लो सेंसर इनपुट मान लो विसेरा से आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा, फिर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर होगा, रिड्यूस्ड स्ट्रेच ऑफ बायोरिसेप्टर्स इन द एओर्टिक आर्क होगा एंड रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफरेंट इंपल्सेस टू द मेडुला और ब्रेन स्टेम, जिसका रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या होगा, इफरेंट रिफ्लेक्स इंपल्सेस वाया द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कॉजेज इनिबिशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक एंड एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन, जिसके कारण ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। अब ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेसिस्टेंस होगा, मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब हार्ट से ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक सिंगल एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि किस तरह से एक इंफॉर्मेशन जिसके कारण ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो रहा था, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का स्टिमुलेशन, या मान लो कि इंफॉर्मेशन ऐसा था जो उस चीज को फेवर कर रहा था, तो तुरंत सिंपैथेटिक सर्ज होकर के क्या होता है, उस चीज को मेंटेन करता है। बट पेशेंट्स में बहुत बार क्या होता है कि ये चीज उतना एडिक्वेटली नहीं हो पाता है, मे बी ड्यू टू सम डिजीज, मे बी ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है ना, तो ये स्टिमुलेशन अगर सही से नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होता है, पेशेंट बीमार पड़ जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग बेसिक दोनों का ग्रॉस डिफरेंसेस देखेंगे अलग अलग हेडिंग के अंदर। जैसे अब हम लोग ओरिजिन का अगर बात करें तो पहले क्लासेस में भी मैंने बताया है कि जो डिवीजन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, दिस इज एन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये एनाटॉमी के बेसिस पे है। ठीक है, ये तुम्हारा इसके बेसिस पे नहीं है कि कौन सा किस में न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपैथेटिक डिवीजन इज बेसिकली थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो, ये बीच का जो पार्ट होता है उससे आता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्या है, ब्रेन एंड सैक्रल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आता है, तो इसको हम लोग क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से लेंथ ऑफ फाइबर्स का अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होता है इसमें,
और लॉन्ग जो होता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। और ठीक उल्टा किस में होता है, पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक जनरली क्या होता है, लॉन्ग होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है, शॉर्ट होता है। सेम लोकेशन ऑफ गैंग्लिया का अगर बात करेंगे तो चूंकि प्री गैंग्लियोनिक क्या है, छोटा है, तो जो गैंग्लिया है वो स्पाइनल कॉर्ड के बहुत नजदीक है। वहीं अब तुम्हारा इसमें क्या है कि प्री गैंग्लियोनिक बहुत लंबा है, तो जो ये है ऑलमोस्ट विद इन और नियर द इफेक्टर ऑर्गन है गैंग्लिया। उसी तरह से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का ब्रांचिंग क्या है, इसमें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होता है, जबकि इसमें तुम्हारा मिनिमल ब्रांचिंग देखने को मिलता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो सिंपैथेटिक में डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वाइड, while parasympathetic is having very limited distribution। रिस्पॉन्स इसका इसी वजह से क्या होता है, बहुत डिफ्यूज होता है, जबकि इसका रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज लिमिटेड, इसका एक डिस्क्रीट रिस्पॉन्स तुमको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह का सिग्नलिंग जो होता है वो कैसे डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग का अगर हम लोग बात करें तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन डेफिनेशन ही यही है कि सेक्रीशन क्या होना चाहिए, डायरेक्टली सेक्रेट होना चाहिए ब्लड वेसल्स में, और इफेक्ट जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उससे दूसरा जगह जाकर के मिल रहा है मेरे को। तो हार्मोन कहीं प्रोड्यूस हुआ, ब्लड वेसल्स में आया, और जाकर के कोई टारगेट ऑर्गन में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। वही अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग का बात करें तो इट इज वाया गैप जंक्शन, है ना, एक सेल से दूसरा सेल्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है और टारगेट सेल को मिल जाता है। साइनेप्टिक सिग्नलिंग का अगर हम लोग बात करें तो इसमें साइनेप्स फॉर्मेशन होता है। तो साइनेप्स क्या होता है, जहां पे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, मतलब दो नर्व इंपल्सेस आकर के मिलते हैं, और फिर बहुत बार ये क्या है तुम्हारा जो इफेक्टर ऑर्गन है, जैसे मान लो कि कोई मसल है या टारगेट सेल है, वहां पे आकर के जो कांटेक्ट हो रहा है उसको भी हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो नर्व सेल देखो आकर के एंड कर रहा है एक टारगेट सेल पे, और ठीक पहले क्या हो रहा है, न्यूरो रिलीज हो रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यही न्यूरो का रोल है, और यही न्यूरो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन कराते हैं। तो अब हम लोग अगर देखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, तो देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई गैंग्लिया नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली एसिटिलकोलिन आकर के फाइबर से रिलीज होता है, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे आके स्केलेटल मसल का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हम लोग अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है, सिंपैथेटिक इनर्वेशन अगर मान लो एड्रिनल मेड्यूला का हम लोग लेते हैं, तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा और गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन रिलीज होगा। ये एसिटिलकोलिन एड्रिनल मेडुला पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उस पे अटैच करेगा, और उसके कारण क्या होगा, हम लोगों का एपिनेफ्रीन रिलीज होगा ब्लड में, और एपिनेफ्रीन फिर क्या होगा, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में जाकर के अटैच करके अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करा देगा, ठीक है। उसी तरह से सिंपैथेटिक डिवीजन का देख लो तुम, यही सेम चीज फॉलो होगा, एसिटिलकोलिन आया, निकोटिनिक रिसेप्टर पे गया, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट किया। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का अगर हम लोग देखें तो दोनों में ही देखो एसिटिलकोलिन ही है, बोथ प्री एंड पोस्ट। तो यही वो चीज है जो एड्रीनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिफरेंशिएट कर देता है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में एक जगह प्री गैंग्लियोनिक में एसिटिलकोलिन है, बट पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉरएपिनेफ्रिन देखने को मिलेगा। whereas in parasympathetic at both the places we have got acetylcholine, और ये एसिटिलकोलिन फिर मस्कारिन रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, इफेक्टर ऑर्गन में जो इफेक्ट है वो लाके देगा। सो रिसेप्टर कपल्ड अगर हम लोग बात करें, रिसेप्टर कपल्ड टू आयन चैनल्स अगर हम लोग बोला, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह से क्या होता है, आ करके इसमें चेंज कराता है। सो चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयनिक कंसेंट्रेशन विद इन द सेल, जिसके कारण हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिलता है। एक होता है रिसेप्टर विच इज कपल्ड टू एडिनाइल साइक्लेज, है ना। तो एडिनाइल साइक्लेज वाला में क्या होता है, हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर आकर के यहाँ अटैच करता है एंड इट एक्टिवेट्स द एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और फिर ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक जो है तुम्हारा अलग हो जाता है, और प्रोटीन का फिर फॉस्फोराइलेशन होता है। उसी तरह से रिसेप्टर कपल्ड टू अगर हम लोग डैग हम लोग देखें, डैग स्टैंड्स फॉर डाईएसिटाइल ग्लिसरॉल एंड आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट वाला जो है, जिसको कि हम लोग मेटाबोट्रॉफिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, है ना। तो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, रिसेप्टर में अटैच करेगा, जिसके कारण फॉस्फोलाइपेज फिर जो है एनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसिल ग्लिसरॉल जनरेट करता है। तो ये सारा बेसिक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, पिक्टोरियली मैंने तुम लोगों को समझाया है। अगर तुम इसको अच्छा से ग्रास्प कर लेते हो, अच्छा से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को समझ लेते हो, तो फिर बाकी का जो टॉपिक्स है उसको समझने में तुमको बहुत आसानी होगा। सो थैंक यू।